हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। आज हम हेलो एल्केन हेलोरीन्स का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी रिवीजन सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो लेट्स बिगिन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके सामने है, जहां पर हमारे सामने कुछ टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक्स पर जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं करे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप नोट कर लेना। रिवीजन सीरीज के वीडियोस देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सामने एक रजिस्टर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते जाओ। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट एक काफी बड़ा टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब होता क्या है? बेसिकली बेंजीन विथ 2 नाइट्रोजन एंड मोनोनेगेटिव ग्रुप। यहां पे मोनोनेगेटिव ग्रुप जो है ए, इसकी जगह आप कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ले सकते हो। जैसे ए नेगेटिव की जगह आप ले सकते हो X नेगेटिव, दैट इज हैलाइड। आप ले सकते हो HSO4 नेगेटिव, यहां पर ले सकते हो NO3 नेगेटिव एटसेट्रा। तो ए नेगेटिव की जगह आप कोई भी मोनोनेगेटिव हैलाइड लेते हो तो ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन 2 नाइट्रोजन विद मोनोपॉजिटिव, कहलाएगा डाइजोनियम। और अगर मान लो ए नेगेटिव की जगह मैंने हैलाइड लिया, दैट इज Cl नेगेटिव, तो ये कहलाएगा क्लोराइड। और ऐसे ही कंपाउंड जिसमें डाइजोनियम प्रेजेंट होता है इन्हें कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के कुछ रिएक्शंस हैं जो हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं और सारे रिएक्शंस जो अलग अलग दिए जाते हैं उनको एक साथ कर लेते हैं हम लोग। तो डाइजोनियम सॉल्ट का फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX अलॉन्ग विथ CuX, Q प्लस हैलाइड। और यहां पर X की जगह Cl या Br में से कुछ भी आप ले सकते हो। यहां अगर Cl लोगे तो यहां भी Cl ही लेना होगा, और अगर यहां Br लोगे तो यहां पर भी Br लेना होगा। सबसे पहले जब आप रिएक्शन करते हो तो HX का H जो होता है वो सीधे डाइजोनियम सॉल्ट के एनायन पे अटैक करेगा, दैट इज क्लोरीन, और उसे अपने साथ निकाल देगा। जैसे ही Cl निकलेगा, ये N2 जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है, मतलब जरा सा रास्ता मिलता है भाग जाता है। तो यहां से N2 निकलेगा, और N2 निकलने के बाद फाइनली हमारे पास इधर से बच रहा है बेंजीन, और यहां से H जा चुका है, Cl जा चुका है, N2 जा चुका है। तो यहां पे क्या बच रहा है? यहां पर बच रहा है X, और ये जो आपके सामने कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। अगर आप X की जगह Cl लेते हो, इसको हेलोएरीन बोल दूं तो ज्यादा सही रहेगा, हेलोएरीन, क्योंकि यहां पर अगर आप X की जगह Cl लेते हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सिंपल है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सैंडमेयर रिएक्शन है और 12 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करता हूं HX से, लेकिन यहां पर लेता हूं कॉपर पाउडर, यहां पर भी X की जगह Cl या Br लोगे, बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होगा। H जो है वो Cl को ले जाएगा, और जैसे ही Cl निकलेगा वहां से N2 स्पीड में निकलेगा। N2 निकला तो आपके पास इधर से बच रहा है बेंजीन, और इधर से बच रहा है X, अगेन बन गया हेलोएरीन। और दोस्तों याद रखना, यहां पे हेलोएरीन का मतलब X की जगह Cl लेते हो तो क्लोरोबेंजीन, Br लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करता हूं HbF4 से, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन।
देखो बेसिकली सैंडमेयर और गेटरमैन में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस बस इतना सा है कि गेटरमैन में हम अकेला कॉपर लेते हैं या कॉपर पाउडर, और सैंडमेयर में हम लोग लेते हैं कॉपर का हैलाइड, चाहे वो कॉपर का क्लोराइड हो या कॉपर का ब्रोमाइड हो। अब हम लोग अगर इसका रिएक्शन HbF4 से कराते हैं टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो होगा वही कि H जो है वो सीधे Cl को लेकर निकल गया, और इधर से H और Cl निकला तो यहां से N2 निकल गया। फाइनली N2 निकलने के बाद आपके पास बच रहा है बेंजीन, और इधर से बच रहा है बोरॉन विद 4 फ्लोरीन। तो बोरॉन अपना 1 फ्लोरीन दे देगा और 3 फ्लोरीन खुद रखेगा। तो पहला रिएक्शन जहां पर हम लोग बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बना सकते हैं हम लोग? फ्लोरोबेंजीन। तो देखिए फर्स्ट 2 रिएक्शन में बनता है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन में बन गया फ्लोरोबेंजीन। अब चलो आयोडोबेंजीन भी बना ही लेते हैं हम लोग। तो आयोडोबेंजीन कैसे बनाना है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लेना। ये मैं रब कर रहा हूं यहां पे ताकि आपको रिएक्शन क्लियर हो जाए। इनकेस अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो मैं इसका रिएक्शन कर दूंगा सीधे Ki से, पोटेशियम आयोडाइड, वो भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो जब आप Ki से रिएक्शन करोगे तो फिर वही होगा, K विथ Cl, निकल गया KCl, और जैसे ही Cl निकलता है तो N2 को तो बस जरा सा चांस चाहिए, उसको फौरन जगह मिलती है, भाग जाता है वो। और इधर से आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट जो था वहां से आपके पास बच रही है सिर्फ बेंजीन, और यहां से आपके पास बच रहा है आयोडीन। तो यहां बन गया आयोडोबेंजीन। इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट से हमने सारे हेलोइरिन जो पॉसिबल हैं सब बना सकते हैं। हम क्लोरोब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं सैंडमेयर या गेटरमैन से, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं बाय दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है बोल्स-शेमिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बॉल्स-शेमिन रिएक्शन कहते हैं। तो आप याद रखना सैंडमेयर, गेटरमैन और बॉल्स-शेमिन रिएक्शन कन्वर्जेंस में बहुत काम आता है। आप देख लो एनसीईआरटी में कई कन्वर्जेंस हैं जिसमें सीधे इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ता है। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप, इसे नोट करोगे। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड देन हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको मैं बता दूं, एलिमिनेशन का मतलब किसी बड़े से मॉलिक्यूल से एक छोटा सा ग्रुप अगर निकाल दो तो उसे एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को इस चैप्टर में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोला जाता है। डी मतलब निकलना, काहे का निकलना? हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो एक बात तो क्लियर है, जब भी आपको एलिमिनेशन करना होगा तो आपको लेना होगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या फिर एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब सोडियम के साथ एल्कोक्साइड ग्रुप ले लो आप, इथॉक्साइड मेथॉक्साइड आप ले सकते हो। ये जब तक नहीं लोगे एलिमिनेशन नहीं होगा। अब एलिमिनेशन करना काहे का है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिएक्टेंट है CH3CH2Br, और मुझे इसका एलिमिनेशन कराना है तो मैंने लिया KOH। एरो पर एल्कोहलिक या इथेनॉलिक कुछ भी लिख सकता है एग्जामिनर, और इतना बोल देगा कंप्लीट दिस रिएक्शन। या तो एरो पर किसी एल्कोहल का नाम दे देगा, इथेनॉल, मीथेनॉल, या फिर सीधे एल्कोहल लिख देगा, या फिर KOH के साथ एल्कोहलिक लिख सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी जो है वो बीटा है। अल्फा कार्बन से हमेशा पोटेशियम जो है, अगर KOH लोगे तो पोटेशियम, और अगर C2H5ONa लोगे तो सोडियम। सोडियम या पोटेशियम सीधे हेलोजन पे अटैक करेगा तो ये पोटेशियम ये हेलोजन के साथ बना देगा KBr। अल्फा कार्बन ने हेलोजन निकाला, बीटा कार्बन एसिडिक होता है, तो ज्यादा एसिडिक होने के चक्कर में वो अपना हाइड्रोजन निकाल देता है।
तो बीटा कार्बन का मुझे H निकालना है और यहां का जब H निकालूंगा तो यहां बचा हुआ OH उसमें मर्ज हो जाएगा और बना देगा H2O। फाइनली मेरे पास अल्फा कार्बन पे बच रहा है CH2, बीटा कार्बन पे CH3 था लेकिन हाइड्रोजन निकल गया, बचा CH2 और दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथीन। इसे हम लोग ईथीन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आपको अल्फा का हेलोजन निकालना है और बीटा कार्बन का H निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म है। और बीटा का H जो निकलेगा वो इधर के रिमेनिंग ग्रुप से, रिमेनिंग ग्रुप मतलब ये कंपाउंड है तो OH बच रहा है। अगर ये कंपाउंड लेता Na हेलोजन के साथ चला जाता तो बचता क्या, OC2H5। सिंपल है। तो रिमेनिंग ग्रुप के साथ बीटा कार्बन का H कंबाइन हो जाएगा। अब अगर मान लो हम लोगों को ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया और बोला कंप्लीट दिस इक्वेशन, तो आप देख सकते हो कि यहां पर अल्फा कार्बन तो ये है और अल्फा से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन बीटा होता है, अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ बीटा। तो अगर आप ध्यान दो तो ये CH3 भी बीटा है और ये CH2 भी बीटा है। अगर किसी रिएक्शन में दो बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन विद अनइक्वल हाइड्रोजन, दोनों पे हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एलिमिनेशन करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। और एलिमिनेशन करने के लिए हमें लगाना होगा सेटजेफ रूल। हम लोगों को क्या लगाना होगा, सेटजेफ रूल। बिल्कुल सिंपल है। अब कैसे एलिमिनेशन करना है मैं बता रहा हूं। पोटेशियम का काम है सीधे हेलोजन को ले जाएगा अपने साथ। दिस पोटेशियम विद दिस Cl विल फॉर्म KCl। मान लो मैं पहले इस CH3 का हाइड्रोजन ले रहा हूं। अगर मैं CH3 का हाइड्रोजन निकालूं तो यहां का H विद दिस OH क्या बना देगा, H2O। चलिए ठीक है। अगर मैं CH3 का हाइड्रोजन निकालता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2, यहां से बचेगा सिर्फ CH, दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे CH2 देन CH3। मान लो अगर मैं देखो दोनों ट्राई करके देख रहा हूं कि पहले अगर इस वाले बीटा से H निकालता तो क्या बनेगा, फिर इस वाले बीटा से H निकालूंगा तो क्या बनेगा। अगर मान लो मैं इस वाले बीटा कार्बन का H निकालता तो यहां का H इस OH के साथ क्या बना देता, H2O। अगर मैं यहां से H निकालता तो प्रोडक्ट क्या बच रहा था, प्रोडक्ट बच रहा था CH3 CH CH3 CH, ये वाले CH2 को भी CH करना पड़ेगा, हाइड्रोजन निकाल लिया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। आपको मैं बता दूं ये कंपाउंड है ब्यूट-1-ईन और ये है ब्यूट-2-ईन। एलिमिनेशन का रूल है, सेटजेफ का कहना था कि जब जब 2 बीटा कार्बन हो तो प्रोडक्ट भी 2 ही बनेंगे, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। ये लिखना और पहचानना बहुत जरूरी है। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ रहा है और डबल बॉन्ड जहां कॉर्नर की तरफ जा रहा है वो माइनर प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड सेंटर की तरफ आ रहा है इस कंपाउंड में। ये मेजर है और ये माइनर है। इसका लॉजिक बता दूं, मेजर प्रोडक्ट तब बनता है जब उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही कम है। अगर कम हाइड्रोजन वाले का H निकाल दोगे तो मेजर बनेगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले का H निकालोगे तो माइनर बनेगा। दिस इज सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल कब अप्लाई करना है याद रखना, जब जब 2 बीटा कार्बन हो विद अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों सेटजेफ रूल कब लगेगा, कैसे लगेगा, या आप लोग समझ लो जब जब आपके पास 2 बीटा कार्बन हो और दोनों पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो तो यार सीधे सेटजेफ रूल लगा देना, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और ध्यान रहे पहले टॉपिक्स और उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक ये है रिएक्टिविटी ऑफ RX मतलब एल्काइल हैलाइड एंड ARX दैट इज एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हो तो आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा।
Why alkyl halide are more reactive than aryl halide? Why alkyl halide is faster reactive towards nucleophilic reaction? मतलब घुमा फिरा कर कुछ भी आएगा, वो आएगा जो क्वेश्चन वो रिएक्टिविटी पर आता है। ये alkyl halide है, alkyl halide, और ये है aryl halide, that is हेलोइरीन। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर कौन ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों। अगर मैं बात करूं यहां पर रिएक्टिविटी की, तो एल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो होता है वो कार्बन चेन से जुड़ा होता है। वहीं पर एराइल हैलाइड में अगर हम लोग देखें तो एराइल हैलाइड में हैलोजन जो है वो सीधे बेंजीन से कनेक्टेड होता है। क्या ये बात हम सब जानते हैं? तो ये बात हम सब जानते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है और एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव है। और इसका रीजन क्या है? तो ये रीजन आपको वन बाय वन करके बता रहा हूं। पहला रीजन, एल्काइल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। आप देख लो, इस कार्बन ने आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन ने आगे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और रिएक्टिविटी का रूल है कि अगर हैलोजन sp3 कार्बन से कनेक्ट होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर हैलोजन sp2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो वो कम रिएक्टिव होगा। और अगर किसी कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट होगा तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो पहला रीजन, व्हाई एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, because in alkyl halide halogen is bonded with single bonded sp3 carbon, while in aryl halide halogen is bonded with double bonded sp2 hybridized carbon। सिंपल सी बात है, पहला लॉजिक, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि रेजोनेंस का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना हुआ है। तो ये आ गया हमारा रिएक्टिविटी शो करने का पहला रीजन, रीजन नंबर ए। रीजन बी, आप लोगों ने रेजोनेंस का नाम सुना होगा, तो बिल्कुल सुना होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। आप अगर एराइल हैलाइड का रेजोनेंस करते हो ना, वो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, लोन पेयर की शिफ्टिंग होती है, तो रेजोनेंस की वजह से इस एराइल हैलाइड में बेंजीन के कार्बन और हैलोजन के बीच एक डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर आते हैं जिसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और आप जानते हो कि यार डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेस रिएक्टिव और सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड मोर रिएक्टिव। तो सिंपल है, ड्यू टू रेजोनेंस in हेलोरीन partial double bond character observed between halogen and benzene। हैलोजन और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी और डाउन हो जाती है। और हेलो एल्केन में, अल्काइल हैलाइड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, एंड तक सिंगल ही रहेगा। तीसरा लॉजिक, आखिर ये एल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? यार एक काम करता हूं, इस एल्काइल हैलाइड को उठाकर यहां से ऊपर बना देता हूं। थर्ड लॉजिक कि आखिर ये एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होता है? तो इसका तीसरा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। पहला लॉजिक समझ में आ गया कि ये sp2 कार्बन से जुड़ा है और ये sp3 कार्बन से जुड़ा है। दूसरा रीजन भी समझ में आ गया कि यहां रेजोनेंस की वजह से थोड़े बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। यहां तो शुरू से आखिर तक सिंगल बॉन्ड ही रहता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एल्काइल हैलाइड से जब हैलोजन निकालूंगा ना मैं, तो बड़ी आसानी से बना देगा कार्बोकेटायन। बहुत आसानी से कार्बोकेटायन बनाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है अगर यहां से हैलोजन अलग करूंगा
तो फिनाइल कैटायन नाम की कोई चीज कभी बनती नहीं है, फिनाइल कैटायन बनेगा ही नहीं। अब जब कैटायन ही नहीं बनेगा तो काहे का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो ये बात ध्यान रखना, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड कार्बोकैटायन बना सकते हैं, लेकिन हेलोइरीन कैटायन, फिनाइल कैटायन नाम की कोई चीज नहीं बनाता, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी स्पेशली टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक और कम हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction haloalkane can easily form carbocation, but haloarine never form फिनाइल कैटायन। लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर हेलोइरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ए, बी और सी पॉइंट जो है ये आपके आंसर में अगर आपने इंक्लूड कर दिए तो आपका आंसर 100% परफेक्ट होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। तो आप लोग इसे नोट कर लो, और ये चीज बनती नहीं है यार, ध्यान रहे, ये चीज नहीं बनती है। आप लोग इसे नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के वीडियो की लास्ट कैटेगरी, और उसके बाद फिर हम आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो लास्ट कैटेगरी है रिएक्शन विथ मेटल। देखो, रिएक्शन विथ मेटल में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सब रिएक्शंस काफी कॉमन चलते हैं, तो आपको याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। तब इजी होगा जब अलग अलग पेजेस के रिएक्शंस को एक जगह इंक्लूड कर दोगे। तो मैं वही काम करने वाला हूं आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट रिएक्शन का नाम है, बिल्कुल आप लोगों ने नाम जो एक्सपेक्ट करा है वही नाम है, वुड्स रिएक्शन। ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, और ये नाम आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा भी होगा, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में आप लोग करते ये हो कि आप लोग लेते हो सेम RX प्लस सोडियम मेटल, सेम हेलोएल्केन प्लस सोडियम, पढ़ना भी ऐसे ही, सेम हेलोएल्केन प्लस सोडियम। अब सेम हेलोएल्केन का मतलब क्या है? तो हेलोएल्केन होता है RX, मैं R की जगह C2H5 ले लेता हूं और X की जगह ले लेता हूं Cl। सेम लेना है, सेम तो तभी होगा ना यार जब एटलीस्ट 2 लो। तो सेकेंड हेलोएल्केन भी मैं लेता हूं C2H5Cl, और जब रिएक्शन होता है तो यहां पर ये पूरा एक ग्रुप निकल रहा है और ये बना रहा है 2NaCl, और उसके बाद बचेगा C2H5 C2H5, तो ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, दैट इज ब्यूटेन। जो दोनों कार्बन की चेन है उसमें 2-2 कार्बन है, लेकिन फाइनली दोनों कार्बन इकट्ठा होकर एक बड़ा एल्काइल ग्रुप या बड़ा हाइड्रोकार्बन बनाता है, दैट इज ब्यूटेन। तो जब भी तुम्हें कार्बन डबल करना हो, 2 को 4 करना हो, 4 को 8 करना हो, तो सीधे वुड्स रिएक्शन को फॉलो करो। और मैं जितने भी रिएक्शंस आपको बताने वाला हूं, दे टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन की तरह एक और रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, सेम RX मतलब सेम हेलोएल्केन प्लस जिंक मेटल, इस बार मेटल बदल गया जिंक। और ध्यान रखना, पढ़ना ऐसे ही, आप जितने टॉपिक को सिंपल करते जाओगे आपके माइंड में उतना टॉपिक स्टोर होता जाएगा, एग्जाम में रिकॉल करना बड़ा इजी होगा। हमारा काम वही है, तो एग्जाम में रिकॉल करना आपके लिए इजी होगा। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में हमने लिख लिया, सेम RX प्लस जिंक मेटल। अब सेम RX क्या है? तो मैं यहां पर ले रहा हूं C2H5Br प्लस Zn प्लस C2H5Br। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर जिंक होना चाहिए सिंगल, Zn with 2 bromine will form ZnBr2। निकल गया ZnBr2, इधर का C2H5 और इधर के C2H5 को आप जब कंबाइन करोगे तो बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, दैट इज
ब्यूटेन, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको डबल करना है तो आप सीधे हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाओ, उसका रिएक्शन जिंक या सोडियम से करा दो, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। फ्रैंकलिन रिएक्शन के बाद थर्ड रिएक्शन है फिटिग। फिटिग रिएक्शन की कुछ ऐसी कहानी है कि यहां पर आप लेते हो सेम ArX मतलब एराइल हैलाइड प्लस सोडियम, सेम एराइल हैलाइड और सोडियम लेते हो और जब आप रिएक्शन करते हो तो मैं ले रहा हूं C6H5Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस C6H5Cl, और जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये पूरा एक ग्रुप निकल रहा है। 2 sodium with 2 chlorine will form 2 units of NaCl, और 2 units of NaCl निकलने के बाद this C6H5 with this C6H5 will form बाइफेनाइल। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिएक्शन हो रहा है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसे हम लोग फिटिग रिएक्शन कहते हैं। फिटिग रिएक्शन में सेम हेलोरीन विथ सोडियम मेटल, इसका नाम क्लोरोबेंजीन और इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन है। नेक्स्ट आता है वुड्स और फिटिग का कंबाइन रिएक्शन, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में आपको लेना है RX प्लस सोडियम प्लस ArX। ऐसा इसलिए क्योंकि वुड्स ने हमेशा एल्काइल हैलाइड को प्रेफर करा है, फिटिग ने हमेशा एराइल हैलाइड को प्रेफर करा है, और दोनों ने कॉमन क्या चीजें ली हैं, तो दोनों ने कॉमन लिया है सोडियम मेटल और दोनों ने कॉमन लिया है ड्राई ईथर। तो जब आप रिएक्शन करते हो तो ये ग्रुप निकल रहा है, फाइनली ट्वाइस ऑफ NaCl निकल जाएगा, और जब 2 NaCl निकाल दोगे तो इधर से बचेगा C6H5 और इधर से बचेगा C2H5, तो इथाइल बेंजीन बन गया आपके पास। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल बेंजीन। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से जब रिएक्शन करते हो तो इससे बनता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, दैट इज RMgX। तो होता बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, दैट इज RX, और आपने अगर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम इस RX के बीच जाकर बॉन्ड बना देता है, और जैसे ही बॉन्ड बनाता है तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड तैयार होगा, दैट इज RMgX, और इस RMgX को हम लोग नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। और यहां पे R की जगह तुम एल्काइल या एराइल कुछ भी ले सकते हो, चलेगा। अब 12th बोर्ड का एक क्वेश्चन है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ऑलवेज प्रिपेयर इन एनहाइड्रस कंडीशन। Why Grignard reagent can never prepare in presence of moisture? Moisture की प्रेजेंस में क्यों तैयार नहीं होता? तो moisture की प्रेजेंस में इसलिए तैयार नहीं होता, ये एक अलग चीज है, इसको अलग से लिख लेना, मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर मान लो रिएक्शन जहां पे कर रहे हो वहां पे मॉइस्चर आ गया, अगर वहां पे मॉइस्चर आ गया तो सबसे पहले होगा ये कि यहां पे Mgx जो दिख रहा है वो OH को ले जाएगा। Mgx का फेवरेट होता है OH, बन जाएगा MgXOH, और फाइनली बचेगा R बॉन्ड H। और मैं आपको बता दूं R बॉन्ड H क्या होता है, R बॉन्ड H होता है एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन। अगर अल्काइल ग्रुप लोगे तो R बॉन्ड H एल्केन हो जाएगा, और अगर एराइल ग्रुप लोगे तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये रिएक्शन विथ मेटल आपके सामने बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नेवर प्रिपेयर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर,
So Grignard reagent never prepare in presence of moisture because it react with moisture and gives hydrocarbon or alkane. सिंपल सा लॉजिक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी शीट में आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखो यार। पहली बात तो यह है कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। साल भर जिस पैटर्न पे आपने पढ़ा है उस पैटर्न पे ही रिवीजन आप करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा डिफरेंसेस लाना है, रिजल्ट बहुत अच्छा ले जाना है, कम टाइम में सब कुछ कवर करना है, तो उसके लिए टॉपिक्स थोड़े से शफल करके पढ़ना पड़ेंगे आपको, क्योंकि हमारा टारगेट क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब सबसे पहले आप लोगों की शीट में जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैंने कई क्वेश्चंस को मर्ज करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हो, वाई हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी आपको बताया था हेलोएल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, हेलोएरीन्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। इजी है यार, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। आपको वुड्स रिएक्शन बताना है, फिटिक बताना है, इसके बाद सैंडमेयर और बॉल्शमिन बताना है। तो सैंडमेयर और बॉल्शमिन वो अभी डाइजोनियम सॉल्ट वाले टॉपिक में कराए थे, थोड़ा सा वीडियो रिमाइंड करो, दिख जाएगा। और वुड्स और फिटिक तो अभी कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हो, थ्री का फर्स्ट दिया हुआ है कंपाउंड CH3CH BR CH2CH3 और इसका रिएक्शन करा जा रहा है KOH से। अभी भी आइडिया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन, लेकिन एरो पर लिखा हुआ है इथेनॉल। अब कंफर्म हो गया कि यार सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन ही करना है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH है और अल्कोहलिक KOH देखा तो फौरन अल्फा बीटा पहचान लो। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन और अल्फा से सीधे कनेक्टेड बीटा होते हैं। और अभी मैंने बताया था जब जब दो बीटा कार्बन दिखें और दोनों पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो तो सीधे सेडजेफ रूल लगा देना है। सेडजेफ रूल जब आप लगाओगे तो पोटेशियम सीधे ब्रोमीन को अपने साथ निकाल देगा और बना देगा KBr। चलो पहले इस वाले बीटा कार्बन का H निकालता हूं जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां का H इस OH के साथ निकालोगे तो बन जाएगा H2O। और फाइनली अगर यहां से H निकालोगे तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसे कहते हैं ब्यूट 1ईन। लेकिन जब दो बीटा कार्बन हो तो प्रोडक्ट 2 बनना जरूरी है। पहला प्रोडक्ट बन गया, दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए इस वाले बीटा का H निकालूंगा। अगर मान लो इसको एज इट इज रहने देता और इसका हाइड्रोजन निकाल लेता तो क्या प्रोडक्ट बनता, CH3, फिर उसके बाद CH, इस वाले CH2 का H निकालता तो आ जाता CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ब्यूट 2ईन। अब आप लोग जानते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो सिंपल सी बात है यार, जहां चेन में डबल बॉन्ड सेंटर की तरफ आ रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने उस बीटा कार्बन का H निकाला जिस पे H वैसे ही कम थे। कम वाले हाइड्रोजन का निकालोगे तो मेजर, और ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन का H निकालोगे या डबल बॉन्ड कॉर्नर में आएगा तो माइनर। आप तो सिंपल है, ऐसे याद रखो कि डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है तो मेजर, कॉर्नर में जा रहा है तो माइनर। सिंपल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड का सेकंड, एल्कोहलिक KOH है और बोला गया कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो आपको इसकी इक्वेशन कंप्लीट करनी है तो आप समझ सकते हो यहां पर ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा से डायरेक्ट कनेक्टेड ये कार्बन भी बीटा है और ये वाला कार्बन भी बीटा है। तो क्या यहां पे सेडजेफ रूल लगेगा? तो आंसर है नो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज दिस कार्बन इज CH2। यहां पे जो कार्बन है वो CH2 है और यहां वाला कार्बन भी CH2 है। अगर दोनों कार्बन CH2 है मतलब दोनों पे हाइड्रोजन बराबर है, और जब दोनों पे हाइड्रोजन बराबर है तो किसी भी एक का यूज कर लो, काम हो जाएगा।
दो दो प्रोडक्ट मत बनाओ, दो प्रोडक्ट तब बनाना जब दोनों पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो। तो आप लोग जैसा कहो, मैं K के साथ Cl को निकाल लेता हूं, बन गया KCl। चलो एक काम करो, इस वाले बीटा का H निकालता हूं, तो बन जाएगा H2O, क्योंकि यहां का H और यहां का OH। फिर फाइनली बचेगा क्या, साइक्लिक कंपाउंड। इस वाले कार्बन से Cl निकाला, इस वाले कार्बन का H निकाला, दोनों के बीच आ जाएगा एक बॉन्ड, बढ़ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन गया साइक्लोहेक्सीन, और इसका नाम था क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इस जगह Cl लगा हुआ है, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट पर होगा। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। इत्तेफाक की बात है कि इस वीडियो में जो टॉपिक्स थे उन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे, तो जितने थे वो मैंने मर्ज कर दिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी या डाउट आता है तो हम लोगों से कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पढ़ाई करते रहना, आगे बढ़ते रहना।